और उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करेंगे। एक बार गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी अपने हाथों को रब करेंगे। जैसे ही आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, हम अपने दोनों आईज के ऊपर लगाएंगे और फिर धीरे धीरे आहिस्ता से अपनी आंखें खोलेंगे। सभी को वापस से एक बार प्रणाम। और सभी अपनी प्लीज वीडियोस ऑन कर लें ताकि मुझे पता चले कैसी हैं कविता जी। आज कई दिनों के बाद क्लास में आई। राधे राधे मैम। ठीक है राधे मैम। राधे। क्लास प्लीज अटेंड किया कीजिए, है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बुखार तक हमने पढ़ा लिया था, अब हम बुखार के आगे से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बुखार के बारे में बता देती हूँ कि फीवर क्या था। अभी हमने उस दिन पढ़ाई था कि कोई ये डिजीज तो है नहीं, एक सिम्टम होता है और उसके ऊपर किस कारण से इस चीज को जान के फिर हमें उसका उपचार करना चाहिए। और साथ में हम, क्योंकि हम नेचुरोपैथी को ही पढ़ रहे हैं और उसी के अंदर अपना ट्रीटमेंट भी करना चाह रहे हैं, तो एक सबसे अच्छा नेचुरोपैथी का इंग्रेडिएंट होता है जल, पानी। तो पानी से बुखार बहुत इजीली उतर जाता है। करना ये है कि आप नॉर्मल पानी लीजिए, पानी के अंदर एक कोई भी टॉवल, सूती कपड़ा, उसको निचोड़ करके और उससे फिर अच्छे से उसकी बॉडी को वाइप कर दीजिए, स्पंज करना जिसको बोलते हैं। तो उससे धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और बुखार का असर कम हो जाता है, बुखार उतर जाता है। अब बजाय इसके कि उसको सप्रेस करके किसी भी चीज से, हम इस तरीके से उसको करना चाहिए और धीरे धीरे उसको डिहाइड्रेशन की एक तो कमी ना हो जाए कि कहीं तेज फीवर आ रहा हो और डिहाइड्रेशन हो जाए, उसको वो भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए उसे पानी देते रहें। आप लिक्विड कुछ भी, जैसे कोई जूस फॉर्म दे सकते हैं, आप उसे नारियल पानी दे सकते हैं, आप उसको पानी के अंदर नमक चीनी का घोल बना के दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा नमक डाल के दे सकते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी उसका बना रहे। अब आगे हम चलते हैं सिर दर्द और अर्ध कपारी की तरफ, कि अर्ध कपारी क्या होता है और सिर दर्द क्या है, कैसे है, क्या है, किस कारण से है, लक्षण क्या होते हैं सर दर्द के। अब सर दर्द जल्दी जल्दी होता है, जैसे कि जिससे दिमागी तनाव हो जाता है और यह कोई गंभीर बीमारी के कारण भी हो सकता है। सिर दर्द खुद कोई एक, ये भी जस्ट फीवर लाइक जैसी ही चीज हम इसको बोल रहे हैं कि ये एक लक्षण भी है कि बहुत सारी बीमारियों में सर दर्द होता है। जैसे मेन आप ब्लड प्रेशर ही ले लीजिए कि अगर ब्लड प्रेशर है तो सर में दर्द होता है। तो रीजन क्या है सर दर्द का, कि यहाँ पे बीपी है उसको, बस कि बीपी है उसको, इसलिए उसका सर में दर्द हो रहा है। ये इसलिए बहुत ज्यादा जानना ये जरूरी है कि किस कारण से सर दर्द है और किस प्रकार का है, टाइप क्या है उसका, कि जो उसके लक्षण हैं वो किस तरीके के, जल्दी जल्दी हो रहा है, काफी देर तक रहता है, या फिर एक साइड में है, या रोशनी में आने से ज्यादा होता है, या सुबह के टाइम ज्यादा हो रहा है, कौन से टाइम बेस्ड हो रहा है, कहीं ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि उस पे कंट्रोल ही नहीं पाया जा सक रहा है, या फिर कुछ भी आपने कोई भी नशा किया है उसके बाद तो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों से के ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए। जैसे सबसे जरूरी यह जानना है कि किस प्रकार का दर्द है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि किस तरह का सर दर्द दबाव देने वाला है, ज्यादा देर तक रहने वाला है, या दोनों तरफ, या फिर सर के आगे या पीछे की और किस तरफ। क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ ये हेडेक, बहुत तरीके के सर दर्द है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कैसा है, अगर आपको कोई किसी तरह की टेंशन स्ट्रेस है तो आपका किस तरीके का है, आप अगर डिप्रेशन में जा रहे हैं तो किस प्रकार का आपको सर दर्द रहने वाला है, अगर आपको हाई बीपी है तो आपको किस प्रकार का सर दर्द रहने वाला है, अगर आपको सर्वाइकल है तो उसके कारण आपको किस सर के किस एरिया में दर्द होने वाला है, कि पीछे आपके दर्द आ रहा है या ऊपर की तरफ रन कर रहा है या नीचे की तरफ सर दर्द जा रहा है।
क्या आपके ऊपर दर्द है, या आपके फ्रंटल हेड में दर्द है, फ्रंटल हेड में पेन है, या आपके एक पोर्शन के अंदर पेन है, दूसरा पोर्शन में कुछ आपको पेन वाली फीलिंग ही नहीं है। तो ये भी पता लगाना दर्द है कि किस सिर दर्द किस प्रकार का है, दबाव किस जगह पे है उसका, कितनी देर तक रहता है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ घंटे रह रहा है, या कुछ मिनट रह रहा है, या कुछ दिन रह रहा है। कई बार क्या होता है कि हम जैसे किसी दिन खाली पेट हैं, बाय चांस किसी तरीके से रह जाते हैं हम खाली पेट, और हमने खाना नहीं खाया, काफी टाइम हो गया, आप व्रत में नहीं है, ये फास्टिंग की बात नहीं हो रही है, ये नॉर्मली अगर आप किसी कारण से भूखे रह गए, कि कहीं निकल गए, या आपको टाइम नहीं मिल पाया, कोई गेस्ट आ गया, या कोई ऐसे सब सिचुएशन हो गई कि आप भूखे रह गए, तो जब आप उसके बाद में भूख से आपके सर में दर्द होने लग जाता है, और उस टाइम तो होता है हल्का हल्का, खाना खाने के बाद वो पेन थोड़ा तेज हो जाता है और धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। तो भूखे रहने से भी सर दर्द होता है, इसलिए पता लगाना जरूरी है कि कितने घंटे, कितने मिनट और किस टाइम का दर्द है। कुछ दिन तक कंटिन्यू कर रहा है, या किसी और कारण से कंटिन्यू कर रहा है, या आपके ब्रेन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऐसा ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, कोई गांठ वगैरह तो नहीं कि जिसके कारण आपके सर में दर्द रहता है। उसके साथ में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, दिन में किस समय अधिक सर दर्द रहता है, ये भी पता लगाना है कि सुबह है, दोपहर है, शाम को। कई लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि सुबह जब उठते हैं ना तभी हमारे सर में दर्द होता है, यहाँ से चालू होता है कि पूरे सर के अंदर मेरे दर्द होने लग जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो मेरे दिन में सर में बहुत तेज दोपहर में दर्द होता है, शाम होते होते जैसे ठंडा होता है तो मेरे सर दर्द कम हो जाता है। कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है कि जैसे ही रात होने लगती है, सूरज ढलता है, मेरे सर का दर्द बढ़ जाता है। तो ये भी हमें पता लगाना है कि किस टाइप का दर्द है, किस टाइम रहता है, कितने घंटे रहता है, और किस जगह उसका दबाव अधिक है। क्या करने से सर दर्द बढ़ता है हमारा, तनाव से सर दर्द हो रहा है, पढ़ाई करने के बाद हो रहा है, या सर झुका के बैठने से हो रहा है, या खाली पेट रहने से हो रहा है, या कुछ भी हमने उल्टा सीधा खा लिया उसके कारण होता है। क्योंकि अगर आपको गैस भी बन रही है ना तो उसके कारण भी सर दर्द होता है, कि जब वो ऊपर की तरफ जाती है और आपके सर के अंदर चली जाती है तो वो भी एक हेडेक क्रिएट होने का रीजन होता है, कि बस गैस बनी और आपको सर दर्द चालू हो गया। तो ये भी रीजन होता है कि किस कारण से या क्या करने से सर दर्द आ रहा है। कब हालत बेकाबू हो जाती है कि आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। एक तो पेन होता है कि धीरे धीरे हो रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। एक दर्द होता है कि किसी एक एरिया में बहुत तेज दर्द है। एक दर्द ऐसा है कि होता रहता है पर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, या फिर आपके काम को नहीं ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और धीरे धीरे वो पेन आपको बंद हो जाता है और आप ठीक हो जाते हैं। एक ये दर्द है कि किस तरीके से, वो ऐसा तो नहीं होता है कि पेन इतना तेज होने लग जाता है कि आप सहन नहीं कर पाते हैं, आप किसी को बोलने नहीं दे पाते हैं, आप तेज रोशनी में नहीं जा पाते हैं, या आप किसी भी काबिल नहीं रहते हैं, आपको ऐसा मन करता है कि रोने ही लग जाऊं मैं, या इतना पेन है कि आपसे सहन ही नहीं हो रहा, आपको उल्टी आने लग गई, या आपको चक्कर आ गया, या आप बेहोश हो गए। कंडीशन कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ये भी पता लगाना जरूरी है। राहत कब मिलती है ये भी पता, कि आराम करने से राहत मिल रही है, या ठंडक से राहत मिल रही है, या रोशनी ना होने से राहत मिल रही है, या टेंशन के खत्म हो जाने से, या कुछ खा पी लेने से। ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं। तो ये भी हमको उसके लक्षण के बारे में पूरी तरह से पता होना जरूरी है। अब इसमें उपचार क्या है। गर्म पानी में भिगोए गए कपड़े को सिर के पीछे रखने से आराम मिलता है। गर्म पानी के अंदर भिगो दिया, या फिर अगेन हाइड्रोथेरेपी यूज है, यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी हम यूज करेंगे। गर्म पानी लिया, उसको कपड़े को उसके अंदर निचोड़ा, अच्छा सा टाइट से उसको निचोड़ के फिर उसको यहाँ जब हम पीछे की तरफ रख देते हैं तो क्या उससे उससे हमें सर दर्द में राहत मिलती है। सेकंड थिंग, सर दर्द अगर आपको है तो उसमें मसाज कर दीजिए। मालिश के लिए जैसे कि आप तिल का तेल ले सकते हैं, नारियल तेल ले सकते हैं। आप लेके अपने ये जो हमारे सारे पावर पॉइंट्स होते हैं ये हमारे, आपको लीजिए, और इसको अच्छे से हम जब इसको सर में मालिश कर रहे हैं तो हमारा इसमें रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये यहाँ पे ब्लड ज्यादा जाता है और है ना, हमारे ब्रेन मसल्स को रिलैक्सेशन मिलता है। रिलैक्सेशन मिलने से वो धीरे धीरे सर दर्द खत्म हो जाता है। ये तो सभी ने नोटिस किया है कि हेड मसाज कितनी रिलैक्सिंग होती है ना, और बहुत सारी डिजीज में बहुत अच्छी काम करती है, तो वो उससे भी आराम मिलता है। आगे बढ़ा दीजिए। आराम करने से भी सर दर्द में आराम हो जाता है, कि अगर आप बहुत देर तक अगर उसे कर रहे हैं तो आप आराम कर लीजिए, आपको उससे भी आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि तनाव दूर करना, कि आपने किसी भी तरीके का अगर आपको तनाव था तो क्या आपने उसको दूर कर दिया और आपके सर दर्द में आराम हो गया। तो तनाव पे भी काम करा जाना चाहिए। किसी तरीके की अगर टेंशन है तो उसको रिलीज किया जाए, और या तो किसी से बात करके या उस समस्या को सुलझा के, ताकि आपके सर दर्द ठीक हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्धकपारी, कि अर्धकपारी क्या चीज है और ये सर दर्द से किस तरीके से अलग है। अर्धकपारी मीन्स आधे हिस्से में पेन होना, सर के आधे हिस्से में पेन होना।
इसका लक्षण मेन ये है कि बहुत तेज सर दर्द होगा इसमें। इतना तेज होता है कि जिस पर्सन को भी ये सर दर्द होता है वो बिल्कुल एकदम अपने होश खो देने वाली सिचुएशन, मतलब वो होश में तो है बट वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कि उसके एक पोर्शन में इतना पेन है, चाहे वो राइट हैंड साइड में हो जाए चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाए, उसको इतना पेन रहता है कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज भी नहीं कर पाता है, इवन किसी से बात भी नहीं कर पा रहा और बहुत तेज दर्द है, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक ही हिस्से में होगा, इतनी तेज होगा। सेकंड, उसके तेज रोशनी में आने से सरदर्द स्टार्ट हो जाता है। किसी भी तरीके का तनाव हो, कोई शराब या कुछ ऐसी तरह की चीजें ले ले या बहुत तेज गुस्सा हो जाए तो भी उसको गुस्सा होता है तो भी ये इसका एक लक्षण है। और चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा होना है, क्योंकि उसको क्या होता है कि जिस टाइम दर्द तेज चालू होता है तो उस टाइम तो तेज दर्द होता ही है, पर हर समय भी उसको एक कंटिन्यूस हल्का हल्का दर्द होता ही रहता है कि हाँ है, पेन किलर वगैरह ले लेते हैं तो थोड़ा सबसाइड हो जाता है, बट वो एक ये लक्षण है कि उसमें रहता ही है। और व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है उसके अंदर। चिड़चिड़ा होने का रीजन यही है कि अगर कहीं हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है और वो सही नहीं हो रही है तो ये प्रॉब्लम आती है। अर्धकपारी में जल्दी जल्दी या महीने में एक बार या काफी दिनों के बाद भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। इसमें ये एक अटैक के जैसे कि एक उसका अटैक जैसा पड़ता है, डेली नहीं हो रही है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों में डेली भी होता है और कुछ में क्या ये होता है कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद। कई लोग ये कहते हैं कि मुझे तो सालों से हुआ ही नहीं, बहुत सालों पहले था और अब वापस रिपीट हो गया, ऐसा भी होता है। और इसमें जो और लक्षण है उसमें ये है कि शुरुआत में धुंधला पड़ना दिखाई देता है, रोशनी में धब्बा दिखाई दे या एक हाथ पैर का सुन्न हो जाना, ऐसी भी कुछ लोगों के अंदर देखने को मिलता है। सब में तो ये वाला सिम्टम नहीं होता हाथ पैर सुन्न होने का, पर कुछ लोगों में होता है। और रोशनी का धब्बा तो काफी सारे लोगों में देखने को मिलता है और उनकी आईसाइट भी वीक होती जाती है, आंखें लाल हो जाती है और कई बार चक्कर या उल्टी भी होते हैं। तो ये तो मेन ही उसका है सिम्टम के, उसके साथ उसे चक्कर भी आएंगे और उल्टी भी आएंगे। पर ये सरदर्द सर्वाइकल के सरदर्द में भी होता है। ये जो चक्कर और उल्टी आने वाला है ये तो सर्वाइकल में भी होती है, बस उसमें आंखें लाल नहीं होती हैं। पर सर्वाइकल का दर्द पीछे से ऊपर की तरफ आता है, हाफ एंड साइड में नहीं होता है। ये डिफरेंशिएट होता है, इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है अलग। अब ये जो माइग्रेन वाले होते हैं इनमें एक चीज और आपने नोटिस करी होगी, इसमें नहीं मेंशन है, कि उनकी जो ये वाली ऊपर वाली अपर लिड जो होती है वो आप हमेशा देखेंगे फूली रहती है। जैसे वाटर रिटेंशन में यहाँ पे फूल जाता है, पफीनेस होती है, ऐसी इनकी सेम पफीनेस इस एरिया में अधिकतर रहती है। आप उसको जब भी पूछेंगे, अगर किसी को देखें और आप नहीं जानते हैं उसको, अगर आप उससे पूछ लें कि आपको माइग्रेन है, तो वो आपको यस में ही आंसर देगा, क्योंकि उसका ये पोर्शन इतना हैवी और पफ्ड रहता है, मतलब बड़ी टेंशन के साथ वो आईज को ओपन करता है और आपको दिखता है, ऐसा लगता है कि एरोगेंट भी है क्या ये, बट वो उसके इस टेंशन के कारण वो इस तरीके से रहता है। उसको आईज ओपन करने में भी, रोशनी में भी उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और उसकी आंखें भी अधिकतर आपको अधिकतर ये साइड्स लाल मिलती हैं, रेडनेस उसमें रहती ही है। साथ में चक्कर आना, उल्टी आना, ये उसके साथ में होता है। उपचार क्या है इसके? बिना दूध की काली चाय लें, ये तो दूध आपको लेना नहीं है, उसमें दूध नुकसान करता है। और अंधेरी जगहों में आराम से लेटे समस्याओं को भूलने की कोशिश करें। अगर इस तरीके के लोग हैं, कोई लड़ाई झगड़ा देखते हैं, कोई टेंशन देखते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उनको ये वाले सीवियर अटैक्स हो जाते हैं। तो इसलिए उनके लिए जरूरी है कि वो किसी भी टेंशन वाली सिचुएशन में ना पड़े, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से तेज आवाज में भी बात करना उनके लिए लड़ाई जैसी सिचुएशन हो जाती है कि फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और उनको रोशनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि तेज रोशनी है तो वो उनके लिए सरदर्द का कारण बन जाती है। तो जब भी वो लेटें, आराम करें, तो वो अंधेरा करके ही उसमें आराम करें। आगे चलते हैं हम। खांसी क्या है? लक्षण अक्सर होने वाली खांसी किस तरीके से है ये, कि इसमें क्या क्या होता है? अक्सर होने वाली शिकायत है, कई तरीके के रोगों के होने की चेतावनी भी है। ये केवल खुद में ही नहीं है एक बीमारी, ये एक चेतावनी भी है। जैसे कि ये अभी हम पढ़ रहे हैं सर्द और बुखार, जैसे ये भी तो एक वार्निंग वाले ही डिजीजेज हैं। तो ये भी वो ही चीज है कि ये किसी और कारण से भी हो सकती है, जो गले के या फेफड़े की कोई बीमारी हो इस कारण हो सकती है। कुछ कभी कभी किसी को हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो भी बहुत खांसी उसको उठती है। जब सांस लेने में कोई रुकावट आ रही हो तो भी किसी तरीके से खांसी हो सकती है। धूल, धुआं या ठंडी या गर्म हवा से भी खांसी हो सकती है। गर्म हवा से, ऐसे कि गर्म हवा क्या करती है, हमारे गले से जब जा रही है तो वो खुश्की अंदर खुश्क बना देती है, अंदर सलाइवेशन को थोड़ा सा कम करके गला जब अंदर खुश्क हो जाता है तो उस खुश्की के कारण भी हमें खांसी आती है। सांस की नली, फेफड़ों के जीवाणुओं को साफ रखने के लिए खांसी एक प्राकृतिक जरूरत है। वो तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि अगर आप देखें कि आपने कुछ देर ज्यादा बात कर ली
या आपने कुछ एकदम से ठंडा वगैरह खा लिया तो एकदम से गले में थोड़ी सी खराश होगी, आप थोड़ी सी खांसी करेंगे और वो नॉर्मल हो जाएगी। मतलब उसने गले को क्लीन कर दिया कि किसी भी तरीके का कोई जीवाणु आया या कुछ हुआ तो सांस की नली को और गले को क्लीन करने के लिए हमने थोड़ी सी खांसी करी, वो ठीक हो गया, वो कोई बीमारी नहीं है। खांसी होने के कारणों को जानने की हमें कोशिश करनी है कि अगर खांसी कंटिन्यूस हो रही है तो उसका क्या रीजन हो सकता है, किस कारण से बार बार खांसी हो रही है। कहीं किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है लंग्स वगैरह का, हार्ट का, जिसके कारण की खांसी हो रही है। और क्या खांसी बार बार जल्दी जल्दी हो रही है, क्या उसके साथ में बुखार भी आ रहा है, उसके साथ किसी को थूक, बलगम या खून तो नहीं आ रहा, उसमें जो उसके ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं उसमें ब्लड ड्रॉपलेट्स वगैरह तो नहीं है, क्या व्यक्ति को बीड़ी सिगरेट या कुछ हुक्का वगैरह तो नहीं पीता, कहीं कोई ड्रग्स वगैरह लेता हो तो उसके कारण उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। किसी तरीके की खांसी, किस तरीके की खांसी किस तरह के रोग की तरफ इशारा करती ही करती है, कि ये इंडिकेट करती है। जैसे कि हम कहते हैं कि लंबी खांसी अगर चल रही है, 15 दिन हो गए, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, टीबी की बीमारी आपको हो सकती है। तपेदिक का हो ना, वहां पे पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि हम सीधे यही पूछते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या ये हो भी हो रहा है, क्या उसके साथ में फीवर भी है, क्या उसके साथ में खांसी भी है। तो ये सारी चीजें हमें हमें इस तरीके से इंडिकेट करती हैं, तो हम उसको डायग्नोस करना ईजी हो जाता है। सूखी खांसी जिससे बलगम नहीं निकलता हो, अगर सूखी खांसी तो नहीं हो रही है, फ्लू है या कोई खसरा है या फेफड़ों में कीड़े वगैरह या पानी भर गया या प्लूरेसी वगैरह ऐसा कुछ है तो उसमें भी खांसी है। बलगम वाली खांसी है तो वो किसके कारण है, निमोनिया अगर हो जाता है तो उसमें भी बहुत खांसी उठती है। निमोनिया में जैसे पसलियों में ठंड वगैरह से वो पसलियां भी ऊपर नीचे करती हैं, विस्लिंग साउंड्स आती हैं, तो वो निमोनिया और डबल निमोनिया वाली जो शिकायत होती है उसमें भी खांसी होती है। ब्रोंकाइटिस तो नहीं है, घबराहट के साथ साथ आने वाली खांसी तो नहीं है, कहीं घरघराहट तो नहीं हो रही, वो विस्लिंग साउंड जो होती है घरघराहट, वो एकदम से सीटी की तरह आवाज आती है, घर घर घर, और ऐसा लगता है कि कोई सीटी बज रही हो, सांस लेने के साथ ऐसे ऊपर और सांस लेने के साथ नीचे, इस तरह की आवाज। दमा, काली खांसी, गला घोटू, दिल की बीमारी, लगातार आने वाली खांसी, टीबी, तपेदिक या दमा वगैरह में भी खांसी होती है। खून में, खांसी में खून आ रहा हो, टीबी निमोनिया हो या कहीं दिल की बीमारी हो, तो ये सारी चीजें उसके अंदर ये लक्षण है कि आपको कोई भी इनमें से बीमारी हो सकती है। इन सब में भी आपके ये खांसी आती है। आगे कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट, उपचार। अब हम इसमें क्या लेते हैं कि क्या उपचार हम कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पिए। कई बार क्या होता है, खुश्की के कारण, जब भी बात करें कि खुश्की के कारण पानी की कमी हो रही है, गले में खुश्क हो रहा है, तो भी आपको खांसी बार बार आए तो इसमें एक तो पानी पीते रहें। सुनाई होगा कि अगर खांसी आ रही है तो आप पानी पी लीजिए, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी को पीते रहना चाहिए। खौलते पानी का नाक की नली और मुंह में जाने दीजिए। जैसे कि पानी बॉईल हो रहा है और उसके स्टीम को आने दीजिए, तो स्टीम जब अंदर जाएगी तो कीटाणु वगैरह किसी भी तरीके के हैं तो वो वहीं पे मर जाएंगे। और खांसी में भी बहुत राहत मिलती है उसके अंदर, और गले के दर्द में भी उसमें बहुत आराम मिलती है। खौलते पानी में पुदीना या फिर यूकेलिप्टस ऑयल वगैरह की बूंदे आप डाल सकते हैं, उससे बहुत रिलीफ मिलता है। अगर जकड़न भी है, घरघराहट वाली खांसी भी, तो भी उसमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है। खांसी के आने पर बीड़ी, सिगरेट और हुक्का बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, किसी भी तरीके का नशा नहीं करना चाहिए, उससे खांसी बढ़ जाती है। ज्यादा दिन तक खांसी आए तो डॉक्टर से जांच करवा लें कि कहीं टीबी तो नहीं हो गई है। आप अपने बलगम की जाके जांच करवाइए, बलगम है तो, नहीं तो थूक की जांच होती है, जिससे कि इसका पता चल जाएगा कि आपको कहीं इस तरह की चीजें तो नहीं है। बचाव कैसे करनी है इससे, हमें खांसी के इससे एक अच्छी नींद लेनी है हमको। सेहतमंद भोजन होना चाहिए। सेहतमंद भोजन से मतलब है फूड जो कि न्यूट्रिशन से भरपूर हो, ऐसा फूड जो हमारे हेल्थ को सपोर्ट करता है। किसी भी खांसने वाले के पास बैठने पे नाक और मुंह पे कपड़ा रख लें। सबसे तो पहले ड्यूटी उसी की बनती है जिसको खांसी है, वो हमेशा अपने नोज और अपने मुंह को क्लोज करके रखे, क्योंकि खांसी क्या होती है, ड्रॉपलेट्स के अंदर उसके कीटाणु होते हैं और उससे फैलती है। उसने खांसी करी और आप अगर उससे दूर भी हैं तो क्या है कि कहीं भी उसकी, जहां वो बैठा हुआ उसके आसपास भी ड्रॉपलेट्स गिर सकते हैं। कहीं आपने उसको हाथ लगा करके अगर अपने मुंह पे, नाक पे, कान पे हाथ लगा लिया, आंख पे हाथ लगा लिया, तो वो कीटाणु आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा, फिर आपको वो खांसी हो जाएगी। इसलिए फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की बनती है। पर अगर ऐसा नहीं है तो आप भी अपने मुंह को, नाक को कवर करके रखिए ताकि आपको ये इन्फेक्शन ना हो। ये बचाव का तरीका है। अगर आपको खांसी हो जाती है तो आप भी नाक मुंह पर कपड़ा ढक के रखिए, और अपने से छोटे बच्चों वगैरह को अपने साथ में नहीं आने देना चाहिए। बूढ़े, बड़े बूढ़े जो हैं उनको भी थोड़ा सा, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी कम हो जाती है, वीक हो जाती है, तो उनको भी थोड़ा सा दूर रखना चाहिए इससे।
ये सारे बचाव के तरीके हैं हमारे खांसी के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पेट का दर्द। पेट का दर्द भी क्या है, एक लक्षणात्मक ही बीमारी के अंतर्गत आता है कि पेट का दर्द भी ये इंडिकेट करता है कि क्या ये पेट का दर्द है तो क्यों है, किस कारण से है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेट में दर्द और आप सोच रहे हैं केवल नॉर्मली पेट। भाई पेट में दर्द हमें बदहजमी से भी हो सकता है, हमें भूख के कारण भी हो सकता है, हमें खाना न पचने के कारण हमें दर्द हो सकता है। आपको अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो भी आपके पेट में दर्द हो सकता है। अगर आपकी किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपकी किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं तो भी आपके पेट में दर्द हो सकता है। आंतों में अगर आपके इन्फेक्शन हो गया या वर्म्स है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। अगर आपको अल्सरेशन हो गया, जैसे आंतों में जो घाव हो जाते हैं छोटे छोटे, गर्दन से लेकर के पेट तक पेप्टिक अल्सर भी हो जाता है, कि अगर उसके कारण भी तो उसमें भी पेट में दर्द होता है। तो आपको जानने की जरूरत है कि पेट में दर्द है तो किस रीजन से। जैसे कि अपेंडिसाइटिस भी एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें अपेंडिक्स का जब दर्द होता है तो पूरे पेट में दर्द होता है, उठता नीचे से एक मेन पॉइंट होता है पर होता पूरे पेट के अंदर दर्द है वो। तो हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि अगर पेट का दर्द है तो किस कारण से, और उसका उपचार उसी हिसाब से होना चाहिए कि पेट का दर्द है किस रीजन से, सही कारण का पता लगाएं तभी हम उसका उपचार करें। नेक्स्ट है उल्टियां। उल्टियां क्या है, वो भी सेम एक सिम्टोमेटिक तरीका है, सिम्टोमेटिक ही है कि आपको उल्टियां हो रही है तो किस कारण से हो रही है, क्या रीजन है जिससे कि आपको उल्टी हो रही है। बहुत से लोगों में, खासकर बच्चों में, पेट की गड़बड़ी से ही होती है उल्टी। अधिकतर छोटे छोटे बच्चों में ज्यादातर पेट की दर्द से वॉमिटिंग आती है, पर वॉमिटिंग बहुत सारे कारणों से आती है। जैसे कि अभी हम सर दर्द में बात कर रहे थे, अर्धकपारी में, क्या अर्धकपारी में उल्टियां होती हैं। सर्वाइकल के पेन में भी उबकाई आती है, नोजिया वाली फीलिंग होती है। उल्टी बहुत कम कंडीशन में होती है पर कभी कभी हो जाती है। कि किस कारण से उल्टी हो रही, तो छोटे बच्चों में तो अधिकतर पेट की गड़बड़ी से ही होती है। हैजा वगैरह है, पेचिस हैजा वगैरह है, इसमें भी वॉमिटिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि किस कारण से है वाली, ये इंडिकेटर वाली सारी की सारी बीमारियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें ये उल्टी भी सेम ही के अंदर आ रही है, तो पेट की गड़बड़ी से उल्टी हो रही है। कुछ लोगों के अंदर उल्टियां कुछ खास तरीके की बीमारियों की तरफ भी इशारा करती हैं, जैसे कि आंत के रोग हैं, आपको आंतों में तो कोई इन्फेक्शन नहीं हो गया, पेट में जहर तो नहीं फैल गया, मलेरिया तो आपको नहीं हो गया है, हेपेटाइटिस तो आपको नहीं है, टॉन्सिल्स अगर आपके बढ़ रहे हैं तो भी आपको वॉमिटिंग आ जाएगी, यहाँ पेन साथ में रहेगा आपको। मूत्र नली या के रोग भी उल्टियों के लिए कभी कभी खतरनाक हालत की तरफ इशारा करते हैं। कि कई बार क्या होता है कि यूरिन इन्फेक्शन वगैरह कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं कि उसमें भी उल्टियां आती हैं, तब जाकर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या इंडिकेटर है, तो आपको अवेयर हो जाना है कि अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। ऐसे समय में जब बदन में पानी निकलने पर काबू न किया जा सके, कि उल्टी होती जा रही, जैसे कि अगर उसमें कुछ भोजन के पदार्थ निकल रहे हैं, कुछ गंदगी निकल रही है, तो आप ठीक है, वो निकल गया, उसे फ्लश आउट होने दीजिए। बट अगर वह केवल पानी वाला वाटरली डिस्चार्ज चालू हो गया है तो फिर उस स्थिति पे काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन होते ही बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। 24 घंटे से अधिक तक बार बार अगर उल्टी आ रही है, अगर एक दिन से ज्यादा निकल गया और फिर भी उल्टी चालू ही है, तो वो भी खतरनाक है, वो भी किसी न किसी तरह इंडिकेट करें। जब उल्टियों का रंग हरा या भूरा हो और बहुत स्मेल उसके अंदर हो, तो ये भी कुछ और ही तरफ इशारा कर रही है। इसके लिए भी आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को। जब रोगी को उल्टी के साथ में मलना आ रहा हो, तो अगर वॉमिटिंग हो गई और मोशंस नहीं हो रहे हैं तो इट मीन्स किसी भी तरीके से तो उसको प्रॉब्लम है, या फिर उल्टी के साथ खून आ रहा है। तो अभी हमने ट्यूबरक्लोसिस में, खांसी में जब पढ़ा कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर क्या होता है, टीबी में उल्टी के साथ खून आता है, तो वो भी खून भी जब उल्टी के अंदर आ रहा है तो वो कुछ ट्यूबरक्लोसिस के अंदर भी सेम होता है। कई बार अल्सरेशन में भी ऐसा होता है कि अंदर अगर ब्लीडिंग अल्सर है तो वो वॉमिटिंग में खून आता है। तो ये भी हमें देखना जरूरी है। उपचार क्या है, अगर उल्टियां तेज हो तो 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। तेजी से उल्टी बार बार हो रही थी, अगर आपके पेट की गड़बड़ी से उल्टी है तो 2-3 घंटे जब आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो वो तुरंत, जैसे ही वो एक रिफ्लेक्स टेक्निक है, जब वो गंदगी सारी बाहर निकल गई या अपचित भोजन बाहर आ गया, तो जब इंडाइजेस्टेड फूड, तो फिर आपके पेट खाली हो गया और टैप ठीक हो गए। 2-3 घंटे तक आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, आराम हो जाएगा। बिना दूध की चाय, जैसे कि वो हम लेमन टी वगैरह हम बना के उसको दे सकते हैं, पेशेंट को हाइड्रेटेड रखती है, प्लस नींबू बहुत ज्यादा फायदा करता है।
अदरक का रस भी उसमें मिला सकते हैं, नींबू भी उसमें डाल सकते हैं। 1 गिलास पानी के अंदर 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी डाल करके या फिर गुड़ मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहें, या फिर ओआरएस का घोल पिलाएं। तो ये घर का बना हुआ ओआरएस ही होता है, जिसमें आप 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी, 1 गिलास का रेशियो होता है वो, और उसको घोल के बार बार जब धीरे धीरे थोड़ा देते रहेंगे। ये एक साथ नहीं पिलाया जाता है कभी भी, हमेशा थोड़ा थोड़ा दें उल्टी वाले पर्सन को, ताकि उसको वो पचता रहे और बॉडी के अंदर लगता रहे, ताकि जो वो वॉमिटिंग हो रही है, जिससे वॉमिटिंग से उसका बॉडी का सारा पानी बाहर निकला जा रहा है, वो कमी उसके अंदर बॉडी में पानी की कमी ना आए और डिहाइड्रेटेड ना हो बॉडी। बदन में पानी, अगर बच्चों के बदन में पानी निकलना ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि बच्चे फिर उसको, बच्चों की बॉडी इतना, क्योंकि नाजुक होती है, फ्रेजाइल है बॉडी, तो वो इतनी सारी चीजें झेल नहीं पाती है। तो उनके खास ध्यान रखने की जरूरत है, उन्हें बहुत ज्यादा केयर की नीड होती है। बदन में पानी घटने पर बेहोशी का दौरा भी पड़ सकता है, बदन ऐंठने भी लगता है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि इसको दौरा क्यों पड़ गया, क्यों बॉडी ऐंठने लग गई, तो वो डिहाइड्रेशन से भी ऐसा होता है। तो तुम्हें तुरंत सावधानी अपनानी चाहिए और बार बार पानी, शरबत या शोरबा, जूसेस, नारियल पानी, नींबू का पानी, ये सब कुछ देते रहना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी के अंदर पानी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। खाना बंद कर देते हैं उसके अंदर। छोटे बच्चों को माँ के दूध पिलाते रहते हैं, क्योंकि माँ का दूध ही उनके लिए तो संपूर्ण आहार होता है, और उसमें लॉट्स ऑफ वाटर होता है, तो उसी से उसकी पूर्ति होती रहती है। ओआरएस का घोल भी थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहना चाहिए। घर पे ओआरएस जैसा घोल बनाने के लिए इसमें विधि दे रखी है कि किस तरीके से बनाना है। तो एक आधा चम्मच नमक ले लीजिए, 8 चम्मच उसमें चीनी मिला लीजिए, और घोल को 1 लीटर पानी के अंदर उबालेंगे, ठंडा करेंगे, फिर उसके अंदर ये सारी चीजें मिलाएंगे और उसे पूरी अच्छी तरह से डिजोल्व करके थोड़ी थोड़ी देर में एक एक दो दो घूंट, एक एक दो दो घूंट आप उसे पिलाते रहिए। रेडीमेड भी मिलता है, पर कई बार ऐसा होता है कि रात के टाइम हो गया, या ऐसी जगह पे आप हैं जहां पे अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, या आपके घर में नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद बनाइए और उसको देते रहिए। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम दस्त और पेचिस पे। पतले पानी जैसे मल का आना ही दस्त कहलाता है, कि अगर पानी वाटर डिस्चार्ज अगर हो रहा है, तो क्या हो रहा है बॉडी में, ये एक उसकी पहचान है कि ये इसको, बच्चे को या फिर किसी को दस्त और पेचिस हो गए हैं। मल के साथ साथ कफ या खून आने को पेचिस का नाम दिया जाता है। पानी जैसा आ रहा है वाटर डिस्चार्ज, तो वो दस्त है, और उसके साथ में अगर खून भी आ गया तो वो पेचिस है। ठीक है, पेचिस थोड़ी ज्यादा खतरनाक होती है, वो थोड़ा सा कम, पर दोनों ही काफी खतरनाक है। दस्त आने के मुख्य कारण क्या है? पोषण की कमी, यानी सेहतमंद भोजन का ना होना। मैंने बताया कि फूड न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जो कि हमारी हेल्थ को सपोर्ट करे, हमारे लिए अच्छा हो। पर जब आप उल्टा सीधा खा लेते हैं, बेकार की चीजें खा लेते हैं, बाहर का खा लेते हैं जिसमें कुछ पोषक तत्व नहीं होता है, तो फिर क्या होता है कि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और उसके कारण आपको ये हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं। दूध का ना पचना बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, लैक्टोज की इंटॉलरेंस होती है, और वो दूध पीते ही उनको पेचिस हो जाती है, वो उसको नहीं झेल पाते, पेचिस या दस्त हो जाते हैं उनको। आंत का फ्लू वगैरह है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है। मलेरिया के अंदर भी है, एड्स में भी होता है। बासी भोजन अगर आप खा लेंगे कहीं का उल्टा सीधा, वो उससे भी हो जाएगा। ठीक से पका हुआ मांस अगर आप नहीं खाते हैं, तो उसके लिए, उसमें भी आपको ये सेम सिचुएशन हो जाएगी। अब इसमें बचाव हमें क्या करना है? 2 प्रमुख कारणों से बचना है। एक तो छूत से, और सेहतमंद भोजन की कमी से। ये छुआछूत की भी बीमारी होती है, ये कि इसके कीटाणु उड़ते हैं और दूसरे को हो जाते हैं। सेकेंड थिंग कि आप भोजन जो है वो न्यूट्रिशियस ही फूड लें। सेहतमंद भोजन सबसे ज्यादा जरूरी है। आधा काम, आधा क्या कहते हैं, कम से कम 80% काम तो आप सेहतमंद भोजन लेके ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। या तो भोजन खाएं ऐसा कि जो आपको सेहतमंद रहे, या फिर दवाई खाएं भोजन की तरह, ये आपके ऊपर है। या तो भोजन खाएं दवाई की तरह, जो आपका भोजन आपको पूरी दवाइयां प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि आप अच्छा न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हैं, जैसे विटामिन भी है, उसमें मिनरल्स भी हैं, उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट, सबकी बैलेंस मात्रा है। ठीक है, बैलेंस डाइट है। या फिर दवाइयां खाएं इतनी जैसे कि आप खाना खा रहे हैं। लोग बाग आते हैं ना, बोलते हैं साथ में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे साथ क्लिनिक में आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब हम तो इतनी मुट्ठी भर भर के दवाइयां खाते हैं। तो दवाइयां क्यों खाते हैं? क्योंकि वो अपनी बॉडी को इस स्टेज पे ले गए कि आज उनको मुट्ठी भर भर के दवाइयां खानी पड़ रही हैं, जैसे कि कोई मुट्ठी भर भर के काजू किशमिश बादाम मूंगफली और ये सारी चीजें खा रहा है। तो आप
फूड इतना न्यूट्रिशियस ले लीजिए कि आपको इस तरीके से दवाइयां लेने की जरूरत ना पड़े, या फिर आप उस भोजन को ही अपने दवा के रूप में अच्छे तरीके से लीजिए कि आपको उन चीजों की परेशानी ना हो, आपकी बॉडी अच्छी बनी रहे, ताकि आपको बीमारियां ही ना हो न्यूट्रिशियस फूड से। घर का और आस पड़ोस की साफ सफाई रखना। घर में तो देखिए सभी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, पर बेसिकली केवल घर में ही साफ सफाई से काम नहीं चलता है। आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है, आपके आस पड़ोस जो है वो भी साफ होना चाहिए। सड़कें साफ होनी चाहिए, आसपास में कोई ऐसा गार्डन है तो वो साफ होना चाहिए, पार्क्स होते हैं वो साफ होने चाहिए, या फिर ग्रीन बेल्ट्स वगैरह हैं तो उनमें भी सफाई होनी चाहिए। कहीं डंपिंग यार्ड्स वगैरह हैं तो वो थोड़ा घर से दूर हो, जिससे कि आपको इस तरीके के इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके। तो साफ सफाई इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। बच्चों को बोतल के दूध के बदले में माँ का दूध पिलाना, ये मैं हर बार बोलती हूँ कि वैसे तो माँ का ही दूध बेस्ट होता है, वो ही देना चाहिए, बोतल का दूध नहीं देना चाहिए। पर किसी भी रीजन से अगर माँ नहीं है या माँ के दूध नहीं आता है या बच्चा उस दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो ऊपर का दूध देना पड़ता है। तो उसको देने के लिए तरीका यही है कि जो आप बॉटल यूज करते हैं वो इतनी स्टरलाइज्ड होनी चाहिए, इतनी साफ होनी चाहिए, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर के स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं सारे, वो उतनी क्लीन होनी चाहिए, इतनी साफ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार उस बॉटल से दूध पिलाया, उसको उठा के रख दिया साइड में, ना उसे ढका है, ना उसे कभी दोबारा वापस उसी को उठाया फिर वापस उस बच्चे के मुंह में लगा दिया, तो उसको तो दस्त शायद कभी बंद ही नहीं हो सकते। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो आके बोलते हैं कि हमारे बच्चे के कभी दस्त बंद नहीं होते। उससे सबसे पहले जब बात बुलाते हैं बॉटल का दूध पिलाते हो, हाँ जी, कैसे पिलाते हैं? बस बॉटल में बना के देते हैं, ठंडा है, बासी है, कितनी देर का है, उसको वापस दे देते हैं बच्चे को। वो दूध ही ठीक नहीं होता। अगर आप कभी उसको दोबारा गर्म करके देखें तो देखेंगे कि वो दूध फट जाएगा, वो बचेगा ही नहीं सही कंडीशन में, उसमें स्मेल आ रही होगी। उस बॉटल से, जिस बॉटल से बच्चा एक बार पी चुका है दूध, उससे कभी भी दोबारा दूध हमें पिलाना ही नहीं चाहिए। 2 से 3 बॉटल्स रखिए, उनको अच्छे से साफ कीजिए, पानी से साबुन से क्लीन करके उसको बॉईल कीजिए, प्रेशर कुकर में डाल के, चाहे एक सीटी लगाइए, चाहे आप किसी और बर्तन में डाल के बॉईल कीजिए, सारे निपल्स वगैरह सब अलग अलग करके, और फिर उनको निकाल के अंचुए अलग रख दीजिए कि एक बॉटल एक बार, दोबारा उसको यूज नहीं करना है। यही सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप ऊपर का कभी भी दूध अपने बच्चे को पिलाते हैं घर में तो। नहीं तो पिलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मदर्स मिल्क सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब आगे आ गए हम गठिया और जोड़ों के दर्द के ऊपर कि गठिया और जोड़ों का दर्द क्या है। बड़ी उम्र के लोगों में गठिया का इलाज पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है, पर दर्द होने पर कुछ हद तक आराम पहुंचाया जा सकता है। देखिए, पहले तो क्या होता था, उम्र बढ़ती थी तो गठिया होती थी, पर आजकल क्या हो गया, आजकल तो आफ्टर 35 की गठिया आ गई है। कि बहुत सारे पेशेंट्स के मैं देखती हूँ कि रेमेटाइज आ चुका है, कि आपको तो RA फैक्टर जब भी उसका कराया जाएगा तो उसको निकलती है गठिया, कि आर्थराइटिस हो गया या ये हो गया है, तो उनको गठिया, गांठ में दर्द हो रहा है, गाउट वाली प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें आजकल ड्यू टू डेफिशिएंसी, फूड जो आपका है, आपका इनटेक ही इतना अच्छा नहीं है कि आपको ये सब चीजें बहुत जल्दी आ जाती हैं। हम उसे, सबसे बड़ी बात कि हम उसको बिल्कुल पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते हैं जब एज बढ़ गई है, जो ओल्डर पीपल्स हैं उनमें। पर जो आजकल कम एज के बच्चे, मतलब 35 वगैरह के लोग बाग हैं, या बहुत कम एज में भी बहुत सारे लोगों को गठिया वगैरह की प्रॉब्लम मैंने देखी है, तो उनको आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, प्रॉपर उनको डाइट देके और साथ में आप ये नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट दे करके। अगर संभव है, अब हमें क्या करना है उनके मैनेजमेंट के लिए जिनका हम ठीक नहीं कर सकते, संभव है तो बहुत कठिन मेहनत से बचे ऐसे लोग, कि कहीं ऐसा नहीं कि उनसे हो तो रहा नहीं है, पर वो जबरदस्ती अपनी बॉडी को प्रेशर के साथ फोर्सफुली पुश करके और जबरदस्ती काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, पेन बढ़ जाता है। किसी भी तरीके का वजन उठा लेते हैं, पेन बढ़ जाता है। बार बार ऊपर नीचे सीढ़ी में मूवमेंट करते हैं, उनका पेन बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। गठिया के साथ अगर बुखार भी हो तो आराम करने से राहत मिलती है। अगर आपको फीवर आ रहा है, फीवर क्यों आता है गठिया में, अधिकतर पेन के कारण आता है, या फिर इन्फेक्शन वगैरह कुछ होने लग रहा है, या उनके अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ गई है, तो फिर पेन बढ़ जाता है और फीवर भी साथ में आ जाता है। दुखते हुए जोड़ों को अगर गर्म पानी से सेकते तो भी आराम मिलता है। सूखी सिकाई भी और गर्म पानी की सिकाई भी, दोनों सिकाई से इसमें बहुत आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है गठिया में। ठंड से भी बचना चाहिए, सर्दियों में ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ने भी लग जाती है, तो ठंडे से अपने आप को बचा के भी रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा चलते फिरते रहना चाहिए, नहीं तो जोड़ों में जकड़न और बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है कि जब हम रेस्ट करने के लिए बोल देते हैं ना, तो बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं कि आपने तो कहा था कि रेस्ट करना है, पर वो रेस्ट ज्यादा करने लगे तो हमारी तो बॉडी और अकड़ गई। नहीं, ऐसा नहीं है
कि रेस्ट करना है तो बिल्कुल बेड लेइंग हो जाना है कि बेड ही पे पड़ गए, आप बेड रेस्ट ले रहे हैं। नहीं, रेस्ट मीन्स आराम करिए, आराम कर करके आप थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, कम से कम अपने बॉडी का मूवमेंट तो रखिए। कुछ नहीं तो घूमे फिरे, या खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत घूमे फिरे, हल्की फुल्की लाइट एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें। ये सारी चीजें क्या होती है कि उसको हमें सपोर्ट करती हैं इन बीमारियों को। पर अगर नहीं करेंगे ना तो फिर सपोर्ट नहीं होता है, फिर तो आपकी बॉडी खराब हो जाती है, अकड़ ही जाएगी। लक्षण क्या क्या है इसमें? काफी दिनों से पीठ का दर्द हो, या फिर उसके ऊपर के हिस्सों में दर्द हो, साथ में थोड़ा बहुत खांसी भी अगर आ रही है, तो फेफड़े के की टीबी भी हो सकती है। ये क्या आ गया? पीठ का दर्द, पीठ के दर्द पे पहुंच गए अब हम। पीठ के दर्द में, पीठ के दर्द का क्या कारण? अब देखिए, पीठ का दर्द भी केवल पीठ का दर्द नहीं है। पीठ का दर्द किस कारण से है, यहाँ पे सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि अगर काफी दिनों से पीठ का दर्द है और ऊपर के हिस्से के साथ में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि स्पाइन में आपकी टीबी हो गई हो, रीढ़ की हड्डी में आपकी टीबी हो, या फिर आपके फेफड़े की टीबी हो, आपको बोन्स की टीबी भी होगी ना, तो भी आपको बोन्स में या कमर में दर्द होगा। और आपको अगर फेफड़े की टीबी होगी ना, तो पीछे भी पीठ में आपके दर्द होगा और ऊपर की तरफ को मूव ऑन करेगा, और साथ में खांसी आ रही है, तो ये बताती है। अगर बच्चे की पीठ में दर्द है तो रीढ़ की हड्डी की टीबी हो सकती है। अधिक वजन उठाने से भी पीठ में दर्द हो सकता है, क्योंकि क्या करते हैं, हमें सही वे नहीं पता है, हम उल्टा सीधा झुकते हैं और एकदम से प्रेशर से उठा लेते हैं, तो हमें कमर में दर्द हो जाता है। कंधों को झुकाकर खड़े होने से भी या बैठने से भी पीठ का दर्द होता है। पॉस्चर अगर आपका सही नहीं है तो वो आपको सर्वाइकल भी क्रिएट करेगा और आपको वो बैक पेन भी क्रिएट करेगा। तो जो आपका पॉस्चर है वो हमेशा सही होना चाहिए। यू हैव टू सिट स्ट्रेट ऑलवेज, के गर्दन और कमर आप अपनी सीधी रख के बैठिए। जो पेशेंट आते हैं ना इस तरीके के, मैं मेरे सामने बंदा बैठता तो मैं बोलती हूँ एटलीस्ट सिट स्ट्रेट, कि बैठ ही नहीं पा रहे हो आप सीधा। जो आप सीधा बैठने वाली प्रॉब्लम सिचुएशन है ना, उसमें लोग क्या करते हैं, ऐसे कंधे झुकाते हैं, ऐसे कमर झुकाते हैं, ऐसे बैठते हैं। ये गलत पोस्चर है आपका। आपके पिक कमर में भी दर्द होगा, आपके गर्दन में भी दर्द होगा, आपकी शोल्डर वगैरह में भी पेन होगा, आपके सर में भी दर्द होगा उसके साथ साथ में। तो ये सब क्या है, गलत पोस्चर से। तो ऑलवेज सिट स्ट्रेट, कि आप सीधे बैठिए। थोड़ा सा शुरू में बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है कि तो जब हम बैठेंगे ना स्ट्रेट, तो जो शुरुआत में जब जो पेशेंट्स होते हैं वो मेरे से बोलते हैं कि हम सीधा बैठते हैं तो हमारे कमर में दर्द होता है, पर हम ऐसे बैठते हैं तो दर्द नहीं होता। नहीं, क्योंकि वो बॉडी हैबिचुअल हो गई है उस तरह के पोस्चर की। इसीलिए जब आप पोस्चर करेक्शन के ऊपर जाते हैं, जब आप सीधा स्ट्रेट होते हैं, अब देखिए जैसे कि मैं कितना स्ट्रेट बैठी हूँ, अगर आप देखेंगे मेरी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, मेरी गर्दन भी स्ट्रेट, मैं बेशक मुंह नीचे कर रही हूँ पर फिर भी मेरी गर्दन स्ट्रेट है, मेरी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है, एकदम सीधी बैठी हुई हूं मैं। तो हमें इस तरह से पूरे पोस्चर को स्ट्रेट रख के बैठना है। अगर मैं ऐसे ही झुक के बैठ जाती हूँ तो बहुत कंफर्टेबल लगेगा मुझे, और मैं इस चीज में जब कंफर्टेबल हो जाऊंगी ना तो फिर मैं ऐसे स्ट्रेट नहीं बैठ सकती हूँ। ये आपके पोस्चर को गड़बड़ कर रहा है, ये आपकी हाइट को डिक्रीज कर रहा है, ये आपको साथ में बहुत सारी बीमारियां दे रहा है। तो ऑलवेज सिट स्ट्रेट, आप सीधे बैठिए और फिर धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही चली जाती हैं दर्द वाली, क्योंकि आपने सीधे बैठना स्टार्ट कर दिया, आपने अपने पोस्चर को सुधार दिया। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें अपना पोस्चर को सीधा रखना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि बचाव क्या क्या है इसके, पीठ के दर्द के हम बचाव क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर पीठ का दर्द टीबी के कारण है, या पेशाब की नली में कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण है, या पित्ताशय की थैली के कारण है, तो आप उस मूल बीमारी का ढूंढिए और उसका इलाज करवाइए। अब ये किडनी में भी अगर प्रॉब्लम है, बाइल में भी, अगर आपके पित्त की थैली में भी अगर पथरी है, तो भी आपको कमर में दर्द जाएगा। ये पूछते हैं हम कि अगर आपके पीछे पीठ में दर्द तो नहीं जाता, तो उसको कारण पता लगा के ही कमर के दर्द का इलाज करें। ये नहीं कि भाई ऐसे बोल दिया था हमने तो कि पीठ का दर्द है तो केवल स्ट्रेट बैठना, नहीं। सिम्टम्स देखिए, नोटिस कीजिए उसके साथ क्या क्या लक्षण है और किस कारण से हो सकता है, उससे पूरा पूछना होगा, उससे पूरा डायग्नोस करना होगा आपको कि ऐसे करने से तो नहीं होता, सीधा बैठने से तो नहीं होता, ऐसे करने से तो नहीं होता, आगे से दर्द पीछे जाता है या पीछे से दर्द आगे आता है, नीचे नीचे दर्द है या ऊपर की तरफ भी दर्द है, खांसी भी आती है क्या साथ में। तो ये सारी चीजें पूछ करके ही आप डिसीजन ले पाएंगे, सही से डायग्नोस कर पाएंगे कि रीजन क्या है इस पीठ के दर्द का। तो हमेशा ये सारी चीजें जरूर फॉलो करनी चाहिए। हमेशा सीधा खड़े हो और सीधा ही बैठे, ये सबसे बड़ी बात है। कि बहुत सारे ऐसे भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी हाइट वाले लेडी और लोग बाग
आदमी तो कम होते हैं इस तरीके की सिचुएशन में, होते हैं कुछ। और पर लड़कियां या औरतें बहुत ज्यादा ऐसी होती हैं कि वो शोल्डर्स को भी ऐसे थोड़ा सा बैंड कर लेती हैं और ऐसे थोड़ा सा कर लेती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, टाइम के साथ में उनके ये पीछे या हम क्रिएट हो जाता है, एक ऐसे कुबड़ जैसी थोड़ी सी सिचुएशन बन जाती है, और वो उनकी हाइट को भी डिक्रीज कर देती है, वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये जो ऐसा वाला जो ये शोल्डर रोटेट करके ये गोल, ये जैसे देख रहे हैं आप, ये गोल बन गया, तो ये गोल नहीं बनाना है आपको, ये शोल्डर हमेशा से सीधे रखने। आप सीधे बैठिए, सीधे बैठने की रीढ़ की हड्डी नहीं आई आपकी, ये शोल्डर्स भी आ गए। आप एकदम से अच्छे से देखिए कितना स्ट्रेट है ये, और ऐसे बैठ गए तो ये सारा शोल्डर मेरा क्या हो गया, एक कर्व आ गया। कर्व नहीं होना चाहिए, हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए। अपने पोस्चर को, खड़े हो रहे हैं तो भी हम ऐसे ही खड़े हों, ठीक है, बैठ रहे हैं तो भी हम ऐसे ही बैठे, उस चीज को हम हमेशा ध्यान रखें। सीधी चारपाई, जमीन, चौकी या जमीन पे ही सोएं। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा सॉफ्ट गद्दे हैं, या फिर वो चारपाई होती है ना जो बुनी जाती है वैसी वाली तो नहीं है, वो अंदर तो नहीं घुस रही है, तो आप बिल्कुल ऐसे गर्दन ऊपर है और पूरे ऐसा नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट होना चाहिए, तखत जैसे, जैसे कि आजकल बेड्स वगैरह होते हैं डबल बेड, तो वो ठीक है, तो वो गद्दा भी इतना स्पंजी नहीं होना चाहिए कि आप सोए और उसी के अंदर घुस गए, तो जहां जहां बॉडी का पोस्चर और जैसा जैसा पार्ट है वो वैसे 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 ऊंचा नीचा हो जाता है, वो भी ठीक नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बवासीर पे, कि बवासीर क्या है। अभी टाइम नहीं है बवासीर का, तो नेक्स्ट कल ही नेक्स्ट वाले में हम पढ़ेंगे वेंसडे को बवासीर, क्योंकि टॉपिक भी थोड़ा सा अच्छा समझाने वाला है। अभी तक जो पढ़ाया अगर नहीं समझ में आया तो कुछ भी क्वेश्चन से पूछ लीजिए आप, 7-8 मिनट रहते हैं बस, कुछ किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है। बवासीर को हम वेंसडे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को, कोई भी चीज? पीडीएफ्स आप सबको दी गई है ना, तो उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए ताकि आप उसको खुद भी पढ़ सकें। मैंने चैनल के लिए भी इसीलिए बोला कि यूट्यूब पे सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, कि नोटिफिकेशन आप ऑन कर लेंगे उसका, तो आपको जैसे ही वीडियो डाला जाता है यूट्यूब पे तो आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन, आप उसको देख सकते हैं आराम से। आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, एग्जाम के टाइम में भी आपके ये काम आएगा। और वैसे भी कोई क्वेश्चन है तो जैसे कि लास्ट क्लास हुई थी उससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, कि ये हमारी क्वेरी है, आप हमें बता दीजिए कि क्या है। मैं कोशिश करूंगी आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करने की, कोई भी क्वेश्चन रहता है। जी रमा जी, कुछ पूछना चाहती हैं आप? कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं? किसी का भी है तो? कविता जी, सब समझ में आ गया? आपको दोबारा रिवाइज हो गया? ठीक है, अच्छे से पढ़िए सब लोग, बहुत आसान चीजें हैं, अगर हम ढंग से पढ़ते हैं तो ये यहीं रिवाइज हो जाती है, यहीं याद हो जाती हैं ये सारी चीजें हमको। और फिर हमेशा आप इन चीजों को जब याद रखते हैं तो जैसे ही कोई भी चीज आती है ना तो हम तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये चीज इस तरीके से और इसमें ये करने से हमें ये लाभ आराम मिलता है। अभी तो ये इनिशियल लेवल पे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, धीरे 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 आप सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में सारे ट्रीटमेंट भी, सारे कौन सी थेरेपीज हैं, किस किस में क्या क्या दिया जाता है, वो सारी चीजें भी आएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ क्या पानी, मिट्टी, हवा, धूप, इन सब चीजों से भी हम इतना अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं और नेचुरल वे में, विदाउट एनी मेडिसिन, और पेशेंट को आराम मिलता ही मिलता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है इसके अंदर, कि जो ट्रीटमेंट होता है उसमें आराम बहुत जल्दी मिलता है। अभी जो मसाज थेरेपी है, हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, पानी की थेरेपी है, सिकाई करना है, मतलब आग क्या है, गर्म जो हम सिकाई करते हैं वो आग वगैरह हम ऐसे तो यूज कर रहे हैं, सनलाइट को यूज कर रहे हैं, सन बाथ का क्या क्या फायदा है, ये सब चीजें जब आप जानते जाएंगे और उनका फायदा आपको पता चलता जाएगा तो आप अपने आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब यूज करेंगे ना तो बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि जैसे हम पेन किलर खा लेते हैं किसी भी चीज के लिए, तो आप उसकी जगह गर्म पानी कीजिए, तेज गर्म पानी, पीने वाला पानी तेज गर्म कीजिए, आराम से रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए, धीरे धीरे एक एक सिप करके उस पानी को 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर आराम आराम से पीजिए। जैसे कि चाय पीते ना लोग चुस्की लेकर के, वो चुस्की लेकर के आप पानी को पीजिए। आप पानी खत्म करेंगे ना तब तक आप नोटिस करेंगे कि आपका पेन थोड़ा कम हो गया है, और विद इन हाफ एन आवर आपका पेन में बहुत आराम हो जाएगा। किसी भी जगह पे आपके पेन हो रहा हो, एक और सेकंड टिप है, आप हॉट वाटर बोतल लीजिए, पानी को गर्म करके बोतल में भर लीजिए, उस जगह पे सिकाई कीजिए, देखिए कितनी जल्दी आराम मिलता है। इवन जो स्टोन का पेन होता है
उसमें भी सिकाई से बहुत आराम मिलता है। जो गांठें हो जाती हैं, नोड्स बन जाती हैं जगह जगह पे, उनमें भी अगर दर्द है, पेन है, तो उसमें कितना सिकाई से आराम मिलता है। मतलब ये चीजें बहुत अच्छी काम करती हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे क्या चीज काम करेगी आपकी। आप और आपका डायग्नोस सही होना चाहिए कि हाँ आप सही तो पकड़ रहे हो ना बीमारी को, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करो। देखो नेचुरोपैथी में कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। आप सब लोग भी देख के खुश हो जाएंगे कि हाँ ये चीजें भी इतनी अच्छी काम करती हैं जिनको हम कुछ नहीं समझते थे। पानी, मिट्टी के लेप और ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब आज कुछ भी क्वेरी नहीं है तो आज हम सेशन अब यहीं खत्म करते हैं। कविता जी अब आप शांति पाठ करवाइए, ठीक है? कई दिनों के बाद आई हैं। चलिए। कमर गर्दन सीधी, हाथों ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, शांति पाठ करेंगे। स्टार्टिंग में पहले 3 बार ओम का उच्चारण। ओम। 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 ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। धीरे धीरे हाथों